नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और तकनीकों की। आज के हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी में भी हम कुछ ऐसी ही विशेष जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु किसान सम्मान योजना, जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से सुरक्षित रहेगी फसल और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्प्रे मशीन। किसान भाई बहनों, सरकार द्वारा उत्पादकों की मेहनत और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराने के अलावा उनका मनोबल बढ़ाना भी है, जिससे कि वो प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर उत्पादन की क्षमता बनाए रखें और न सिर्फ उनकी बल्कि उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। या किसान सम्मान जो है हमारा यहाँ का है, किसान पुरस्कार है, ये काफ़ी योजनाएं आत्मा वैशाली के द्वारा चलाई जाती है। तो हमारा जो भी किसान भाई बंधु हमारे वैशाली जिला के सुन रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह होगा या बिहार के कोई भी किसान कोई भी जिला का हो तो वो अपने जिला में आत्मा में जाकर के संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी के पास ये योजना चलती है जो वैशाली जिला में चलती है। और ख़ास तौर पे मैं वैशाली जिला के किसान से अनुरोध करूंगा, जो आप प्रखंड स्तरीय कार्यालय आकर के, जिला स्तरीय कार्यालय में आकर के आत्मा के द्वारा जो भी कार्यक्रम संचालित हो रही है उसकी जानकारी प्राप्त कर करके जो भी आपसे संबंधित जिससे आपको लाभ हो सकता है उस कार्यक्रम में जो है आप सम्मिलित हो सकते हैं और इसका लाभ आप ले सकते हैं। किसान भाई बहनों, जैविक खेती वर्तमान समय की मांग है, क्योंकि इससे जहां फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है वहीं मृदा का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। दिन ब दिन मिट्टी में ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण उत्पादन क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। ऐसे में जैविक खेती एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। किसान भाई बहनों, यदि आप भिंडी का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इससे जहां आपकी फसल सुरक्षित होगी वहीं दूसरी तरफ उत्पादन भी ज़्यादा होगा, जिससे आप अधिक लाभ ले पाएंगे। इसके उन्नत प्रभेदों में परभानी क्रांति, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार KS 312, ओकरा 4, पंजाब 7, पंत भिंडी, वन काशी, प्रगति काशी, विभूति काशी आदि प्रमुख हैं। भारत में भिंडी एक प्रमुख और लोकप्रिय सब्जी है। इसकी खेती उष्ण तथा शुष्क दोनों क्षेत्रों में होती है। देश में भिंडी की खेती वर्ष में 2 बार होती है, इसलिए लगभग वर्ष भर भिंडी उपलब्ध हो जाता है। भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन A, B, C, थायमिन एवं रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। इसमें विटामिन A तथा C पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आयोडीन की मात्रा भिंडी में अधिक होती है। किसान भाई बहनों, लत वाली फसलों को न केवल कीट प्रकोप से बचाने की ज़रूरत होती है, बल्कि छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों से भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप मचान का प्रयोग कर सकते हैं। बांस की पट्टियों का प्रयोग करके 4 से 5 फीट ऊंचा मचान अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे न केवल आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, बल्कि जो उत्पाद है वह भी पूरी तरीके से विकसित हो पाएंगे। किसान बंधुओं, विज्ञान के बढ़ते कदमों के साथ खेती की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समय समय पर बहुत सारी मशीनों का आविष्कार हुआ है। ऐसी ही एक बहुत ही आम लेकिन खेती के लिए बहुत ही खास मशीन है हैंड स्प्रे। इस मशीन के जरिए किसान बंधुओं के कीटनाशकों का छिड़काव फसल पर समान रूप से और नियंत्रित मात्रा में कर सकते हैं। इसके लिए अलग से संचालन हेतु बिजली या तेल की खर्च की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी अंटा घाट, जहां जानेंगे आलू प्याज के ताज़ा भाव। सफ़ेद आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, लाल आलू 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल और प्याज 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शकों, अभी अभी आप रूबरू हुए खबरें खेती की से, जहां आपने जाना उन्नत प्रभेदों के बारे में, तकनीकों के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और साथ ही मंडी भाव में जाना फलों और सब्जियों के ताज़ा भाव के बारे में। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। सर्दी का मौसम है और इस मौसम में हमारे किसान कई तरह के सब्जी वाली फसलों को लगाते हैं। इसमें से एक है टमाटर की फसल। टमाटर का बेहतर उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि इसका बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जाए। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के वैज्ञानिक डॉक्टर रतन कुमार। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि चूँकि ये जलवायु परिवर्तन का दौर है, इस दौर में किसानों को किस तरह से टमाटर की खेती या टमाटर के फसल को प्रबंधन करना चाहिए ताकि कम नुकसान हो और अच्छा पैदावार हो। नमस्कार किसान भाइयों, टमाटर एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है आप लोगों के लिए और यह जाड़े की से लेकर के लगभग अप्रैल मई तक ये इसकी क्रॉप लगातार हम कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, आज के जलवायु परिप्रेक्ष्य में आपको अच्छी फसल कैसे लेनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि टमाटर जो है कैल्शियम,
और विटामिन ए और विटामिन बी का रिच सोर्स है। इसमें आप प्रबंधन के लिए सबसे पहले आपको टमाटर का अच्छे प्रभेद की सिलेक्शन करनी पड़ते हैं, जिसके लिए आपको अर्का विकास, अर्का सौरभ, अर्का शीश, ये सब सारी वैरायटीज़ IIHR बेंगलोर की हैं। इसमें साथ ही पूसा रूबी, आपको पूसा सदाबहार, पूसा हाइब्रिड 1, ये आपको ICR की पूसा की वैरायटी है। ये सारी प्रभेदों को आप अगर अच्छे से लगाएंगे तो आपका उत्पादन भी अच्छा बनेगा। तो सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण है कि प्रभेद का सिलेक्शन कैसे करें, साथ ही इस प्रभेद को कैसे लगाएं। तो इसके लिए आप बेड जो लेंगे वह 3 गुना 60.6 मीटर का यह बेड प्रक्षेत्र होगा, जिसमें कि आप टमाटर के बीज को लगाएंगे। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 400 से 500 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। हाइब्रिड में 1 हेक्टेयर के लिए 175 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। आप इस बेड में बढ़िया अच्छे से निराई गुराई करके इसमें गोबर खाद का प्रबंधन करते हुए इसको बीज को लगाएं। लगाने के बाद पौधे अच्छे कंडीशन में आप उसको निकले, इसके लिए इसमें आप NaCl 400 ppm का घोल बना करके और आप इस पर छिड़काव करें और पुनः इसको निकाल करके आप खेतों में लगाएं। खेतों में लगाने के लिए आपका बेहतर प्रबंधन है कि आप पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी, हाइब्रिड में हम लोग लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर तक की दूरी, पौधे से पौधे, कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन अगर हमारा हाइब्रिड नहीं है तो 60 गुना 60 सेंटीमीटर बेहतर प्रबंधन के लिए ज़रूरत होगा। सर, सिंचाई किसी भी फसल के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन टमाटर के साथ में ऐसा देखा गया है कि जब वो सिंचाई करते हैं और किसी तरह पानी उसके फल को लग गया तो वो सड़ जाता है। तो सिंचाई के दौरान उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जो फल है वो सड़े नहीं? फल नहीं सड़े, इसके लिए मैंने आपको बताया है सर कि इसमें स्टैकिंग करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि जो ज़मीन के तल से जो फल सट जाते हैं तो ये क्या होगा, इसमें फ्रूट बोरर की संभावना सबसे अत्यधिक हो जाती है और फल के नीचे पानी लगने से या ज़मीन के जो कीड़े हैं वह भी इसको डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि यह फल में सड़न पैदा होती है। तो इससे अच्छे बेहतर प्रबंधन के लिए इसको स्टैकिंग करें, साथ में इसके नीचे या तो आइदर पुआल की मल्चिंग हो या तो पॉलीथीन की मल्चिंग हो। इनको मल्चिंग करने से क्या हमारा फल जो है वह एकदम अच्छा बना रहता है, जिससे कि हमें लगभग 20 से 25% कुल उत्पादन का 20 से 25% जो कि फल सड़ने से नुकसान हो जाता है, यहाँ पर हम बचत कर लेते हैं। और इससे लगभग मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा 30 से 50 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर का हमारा प्रॉफिट होता है। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है उर्वरक को लेके कि इसमें कौन से उर्वरक और कितनी मात्रा में उनकी देनी चाहिए, और दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि सर अमूमन सर्दी के मौसम में होता है कि जो फल है वो पकता देर से है, तो ऐसे में किसान को क्या करना चाहिए? मैं किसानों को खाद एवं उर्वरक को मेंटेन करने के लिए नर्सरी रेजिंग से लेकर के आपको फ्रूट लगाने तक इसमें गोबर की खाद लगभग जो FYM के है उसको 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, तथा नाइट्रोजन 100 से 120 किलो, फास्फोरस 150 से 60 kg और पोटास 50 से 60 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें देनी चाहिए। साथ में किसान भाइयों को इसको राइपनिंग के लिए, अगर जो सर्दियों के मौसम में बहुत ही देर से पकते हैं तो इसमें आपको अर्ध पका फल ले करके, क्योंकि इसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करता है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन मार्केटिंग के लिए भी बहुत ही अति अच्छा होता है। इसमें हाफ पका फल ले करके इसको ट्रे में डाल करके, जो ट्रे आता है उसमें पुआल से, पेपर से ढक करके इसको बराबर कर देते हैं, जिससे कि इसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है और ये अगर लॉन्ग दूरी तक जाती है तो ये पक भी अच्छे से जाते हैं। सर, आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि कई बार ऐसा होता है सर कि टमाटर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। ऐसे में किसान क्या करें? अगर टमाटर का मूल्य कम हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को टमाटर
जो समय से करते हैं, तो एक समय आता है जब किसानों को इसका मूल्य लगभग 2 रुपये तक भी चला जाता है, जिससे कि किसानों को उनकी उत्पादक लागत भी नहीं मिल पाती है। इसके लिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर उनको टमाटर बेचनी है तो फिर वो समूह में खेती करके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इसको बेच सकते हैं। समूह में अगर खेती करेंगे तो 1 ट्रक से 2 ट्रक का माल उनको एक जगह मिलेगा, तो वो किसी जगह के व्यापारी को कॉल करके बुला करके और फिर उसको सेल कर सकते हैं जहां पर कि टमाटर का मूल्य अधिक होगा। साथ में जैसा कि हम अपने रोहतास ज़िले में इस काम को कर भी रहे हैं गांव मसोना में। साथ ही किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें किसान भाइयों को करना क्या है कि अगर टमाटर है तो इसके लिए टमाटर के अचार, टमाटर का प्यूरी, ये सब बनाने में भी उपयोग करेंगे तो उनको अच्छी लाभ मिलेगी। सर, आज आप कार्यक्रम में आए और टमाटर की खेती को किस तरह किसानों को करना चाहिए ताकि उनका आय भी बढ़े और उत्पादन भी बढ़े। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
दर्शकों, अभी अभी आपने जाना कि टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे विषय संबंधित जानकारी लेते हैं, जो कि है आम के बगीचे में समसामयिक प्रबंधन के बारे में। नमस्कार। आम की बागवानी हमारे प्रदेश में सभी स्थानों पर की जाती है। क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो इस समय में पौधे खुद को तैयार करते हैं मंजर बनाने के लिए। तो हमारे किसान भाई अच्छी उत्पादन लेने के लिए इस समय कौन सा कीट व्याधि प्रबंधन करें, कौन सा पोषण प्रबंधन करें, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञ से। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय होगा आम के बागीचे में समसामयिक प्रबंधन, और इस विषय पर उचित जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, जो ICAR अटारी पटना जोन 4 में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आम के बागीचे में समसामयिक प्रबंधन है क्या? समसामयिक प्रबंधन से का तात्पर्य होता है कि वह सारी क्रियाएं जो हम आगामी 3 महीने में बगीचे में पूरा करेंगे। इन क्रियाओं में कुछ ऐसे क्रिया भी होता है जो विगत महीने में होना था और किसी कारणवश वो कार्य नहीं हुआ, तो सबसे पहले आप उस कार्य को प्राथमिकता देंगे। जैसे अक्टूबर महीने में दहिया कीट का प्रबंधन का होता है, तो दहिया कीट का प्रबंधन अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो दहिया कीट का प्रबंधन करेंगे। दूसरा है कि बगीचे में स्वस्थ मंजर को निकलने के लिए कुछ पोषण प्रबंधन करने की आवश्यकता होता है, कुछ रसायन का छिड़काव करने की आवश्यकता होता है, कुछ पादप रसायनों का व्यवहार करने की आवश्यकता है। आप समसामयिक कार्यक्रम में इन सब कार्यक्रमों को करेंगे। इसके साथ ही साथ जो आगामी 2-3 महीने में जो कार्यक्रम होंगे उन सारे कार्यक्रमों को करेंगे। जैसे कि मैंगो हॉपर्स अगर आता है, जो आम का जो भुनका कीट आता है, उनका रोकथाम का करेंगे। पुराने और जो अनुत्पादक बाग हैं उनका जीर्णोद्धार का कार्य करेंगे। ठंड से बचाव का कार्य करेंगे। इन सब कार्यक्रमों को समसामयिक कार्यक्रम में के अंतर्गत में हम इसमें देखते हैं। सर, अभी आपने चर्चा की पोषण प्रबंधन के बारे में, तो सर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि पोषण प्रबंधन है क्या और यह कितना जरूरी है? पोषण प्रबंधन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। किसी भी फसल से अगर जितना हम उत्पादन लेते हैं, फल के रूप में जितना पोषक पदार्थों का पौधा जो मृदा है उससे जो ग्रहण करता है, हम पोषण प्रबंधन के अंतर्गत में उसकी कुछ मात्रा को मिट्टी में डालकर पौधे पर छिड़काव करके उसको व्यवस्थित करते हैं, ताकि जो मिट्टी है, जो भूमि है, वह हमेशा सतत उपजाऊ बना रहे। और इस उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए आप बगीचे में रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जैविक खाद, केचुआ का खाद और अन्य खाद का आप व्यवहार करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वैसे बगीचे जहां पर किसी कारणवश जुलाई अगस्त महीने में पोषण नहीं दिया गया है, वैसे बगीचे में बगीचे की जुताई करने के उपरांत खरपतवार को हटाने के बाद आप उसको थाला बना करके नेत्रजन वाली खाद को छोड़ करके अन्य खाद, फॉस्फेट, पोटास, गोबर की खाद, इन सब मात्रा को समुचित मात्रा में पौधे के थाले के विधि से बना करके दें। साथ ही साथ पौधे में आगामी वर्ष में उत्पादन के लिए आप कुछ रसायन जैसे पोटासियम नाइट्रेट 2% का छिड़काव करें। पोटासियम नाइट्रेट अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो डाई पोटासियम ऑर्थोफॉस्फेट का 2% या पोटासियम नाइट्रेट का 1% और डाई पोटासियम का 1% दोनों को मिश्रण को मिला करके अगर 2 बार छिड़काव करते हैं, एक बार नवंबर में, दूसरा छिड़काव 20 दिन के बाद इसके अगर दिसंबर में कहते हैं, तो आगामी वर्ष में जो मंजर निकलेंगे वह बहुत ही स्वस्थ मंजर निकलेंगे, व्यवस्थित ढंग से निकलेंगे, उसमें उसकी गुणवत्ता रहेगी। सर, अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि कीट लगने के कारण आम के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है,
तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि कौन कौन से प्रमुख कीट हैं और इन कीट व्याधि का नियंत्रण किस प्रकार करें हमारे किसान भाई। आम के जो बगीचे में हैं, जो प्रमुख कीट में सबसे पहले है दहिया कीट, दूसरा आता है इसके बाद मैंगो होपर। यह 2 कीट इस मौसम में काफ़ी क्षति पहुंचाता है। तो दहिया कीट को नियंत्रण के लिए क्या करिए, सबसे पहले कि पौधे के 1.5 मीटर ऊंचाई तक आप चूना और तुतिया का घोल को मिला करके उसका चारों तरफ से पुताई कर दीजिए। पुताई के उपरांत 400 गेज का पॉलीथीन का सीट आता है, उसको 20 सेंटीमीटर चौड़ाई में काट लीजिए और पौधे से करीब 30 से 40 सेंटीमीटर के ऊंचाई पे उसको लपेट करके उसको बांध दीजिए। नीचे वाले सिरे में 2 से 3 इंच चौड़ाई में ग्रीस लपेट दीजिए। इस प्रकार जो भी भूमि से दहिया कीट निकलेगा वह ग्रीस में चिपक जाएगा। कुछ वहाँ से जो कीट ऊपर आएगा वह कीट प्लास्टिक के सीट पर चढ़ने से वह फिसल फिसल के नीचे गिरेगा। इस प्रकार वह आम के पौधे पर वह कीट स्थापित नहीं हो पाएगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में दी गई तमाम जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी रही होंगी। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।